सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। तो सीनियर जर्नलिस्ट फ्री प्रेस के एडिटर नितेन शर्मा जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटरिया जी और हम मुखातिब हो रहे हैं इस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से। लेकिन आपको बता दें कि इस बार ये चुनाव अलग क्यों है, क्योंकि कई केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव जिनको दिग्गज कह सकते हैं, वो सब इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें प्रहलाद पटेल भी शामिल है। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये चुनाव आपके लिए अलग क्यों है? और मेरा पहला सवाल, क्या हम इस वक्त सीएम इन वेटिंग प्रहलाद पटेल से मुखातिब हो रहे हैं? चुनाव होता है, कोई अलग से कुछ होता नहीं, और इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं लगता। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। लेकिन ये बात कि मुझे अपने गृह जिले में, जहाँ मैंने जन्म लिया और जहाँ मैंने दलीय राजनीति शुरू की, वहां से मुझे चुनाव पहली बार लड़ने का मौका मिला, तो मैं इससे खुश हूँ। और इसलिए मैंने अपने दोनों नेतृत्व का, राज्य के और केंद्र के नेतृत्व का धन्यवाद भी प्रकट किया है। विधायक रहते नरेंद्र मोदी सीधे संसद में पहुंचे तो प्रधानमंत्री बने थे। पहला आपने कहा विधानसभा का चुनाव है। क्या विधानसभा में सिर्फ पहुंचने के लिए चुनाव है, या एक बड़ा लक्ष्य है, या पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दे सकती है? सीधे सीधे सीएम का चेहरा क्या प्रहलाद पटेल को माना जाए? अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती। मेरे मामले में सबको पता है, मैं 8 लोकसभा के चुनाव लड़ा हूं, लेकिन 4 अलग अलग क्षेत्रों से लड़ा हूं। ये मुझे पार्टी ने कहा है। पार्टी के कार्यकर्ता को इससे ज्यादा ना सोचना चाहिए, और मुझे लगता है पार्टी के फैसले के साथ ही पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी में इससे तर कुछ होता नहीं। 8 नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो बड़े नेता कहें, जो दूसरी सूची में नाम आए थे। 7 उसमें से परेशान घूम रहे हैं, और प्रहलाद जी जो है मजे से पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि शिवराज जी के बाद प्रहलाद जी को ही सबसे ज्यादा प्रचार पे लगाया गया मध्य प्रदेश में? मुझे लगता है, मैं इस बात से सहमति नहीं हूं कि हमारा कोई वरिष्ठ नेता संकट में है। वो सब चुनाव जीतने वाले हैं, और मानकर चलिए कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रवास पर कौन होगा, ये पार्टी प्रचार अभियान के तहत तय करती है। लेकिन मुझे लगता है कैलाश जी है, फग्गन सिंह जी है, नरेंद्र सिंह जी, सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। शिवराज जी प्रचार कर ही रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि और बाकी जो संसद सदस्य हैं, उनके कारण वो अपने लोकसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से जा रहे होंगे, मुझे कोई शंका नहीं। 2004 में लोकसभा का चुनाव आपने छिंदवाड़ा से लड़ा था। उसके बाद मैं यूं कहूं कि 2014 तक राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे। 2014 से फिर से आप कंफर्ट जोन में आए। इस विधानसभा चुनाव के बाद प्रहलाद जी फिर कोई चढ़ाव देखने वाले हैं, या कुछ नया होने वाला है? मैं 2003 और 2023 में बहुत समानता देखता हूं, और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जितनी जगह पर भी मैं राजनीति करता रहा, उसमें छिंदवाड़ा को, जिसके बारे में कांग्रेस बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, और चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष वहीं से हैं, तो मैंने कहा है कि ये थका हुआ नेतृत्व है, इनको हम 2003 में पराजित कर चुके हैं। छिंदवाड़ा की 8 सीटें थी, हम 8 की 8 जीते थे। इस बार परिसीमन के बाद 7 है, और इसलिए मैं बड़े जिम्मेदारी और भरोसे के साथ कहता हूं कि छिंदवाड़ा की 7 सीट भाजपा जीतेगी। आपके साथ के बाकी नेता, जो बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरे, तो उनके साथ एक चीज ये हुई है सबके साथ, उसमें आप भी शामिल हैं, कि उनके परिवार के जो व्यक्ति विधायक थे या दावेदार थे, उनका टिकट काट के आपको दिया गया। आपके छोटे भाई कई बार के विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। घर में बाकी लोगों के झगड़े होने की भी खबरें आई कि कोई नाराज है बेटा। आपके यहाँ क्या परिस्थिति रही? मुझे लगता है कि इतने लंबे समय के बाद ये प्रश्न करना, मुझे लगता है कि खाली खाना पूरी है। मैं अपनी पारिवारिक परंपरा और संस्कार के प्रति गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे अनुज ने, मुझे पता है कि राजनीति में जो सबसे बड़े दोष हैं वो लालच और अहंकार है। उस दोनों से मुक्त होकर उसने संकल्प के साथ वो मुझे नरसिंहपुर लेकर आए। मैं पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि पार्टी ने मुझे विकल्प दिए थे। मुन्ना भैया को वहां से चुनाव लड़ना था, लेकिन इसमें पहली बार मेरे परिवार में मेरे अनुज मेरे हर बात को मानते रहे। लेकिन जब मैंने ये सूचना उनको दी तो उन्होंने साफ इनकार किया, और पहली बार उन्होंने असहमति तय की, और उसके बाद पार्टी के पास जाकर उन्होंने ये फैसला किया कि जब मुझे चुनाव नहीं लड़ना तो मेरी सीट पर लड़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि परिवारवाद के खिलाफ ये तमाचा है। और दूसरी बात, जो दलीय राजनीति में या चुनावी राजनीति में लालच और अहंकार आदमी को तकलीफ देते हैं। हाँ, मैंने माँ बेटे को भी लड़ते देखा है टिकट के लिए, बाप बेटे को देखा है, भाई भाई को देखा है। उसकी तुलना में आने वाली जनरेशन के लिए मिसाल होगी। आपको एक आसान सीट मिली, ये कहें,
आपके छोटे भाई वहां से विधायक थे, आपका गृह क्षेत्र है और आपने दावा किया है 50 से ज्यादा वोटों से आप वहां जीतेंगे। फिर ऐसा क्या कारण है कि आपके क्षेत्र में हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा योगी आदित्यनाथ को आना पड़ रहा है, आप दूसरी जगह भी प्रचार करने जा रहे हैं? मैंने चीज तो मैं आंकड़े की दावा करता नहीं हूँ, लेकिन ये सरल सीट इसलिए है क्योंकि मेरे अनुज का संपर्क और उनकी पहचान ऐसी है कि मैंने वोट के लिए उनका फोटो लगाया है। ये मेरे लिए दूसरी गर्व की बात है। लेकिन ये जो धारणा है कि साहब चुनाव जीत रहे हैं इसलिए कोई बड़ा नेता नहीं आएगा, मेरे किसी चुनाव में कोई आता नहीं, तो मैंने इस बार पार्टी से कहा था कि मेरे यहाँ का कार्यकर्ता भी कुछ लोगों को सुनना चाहता है, देखना चाहता है। योगी जी से मैंने निजी आग्रह किया और पार्टी से भी आग्रह किया कि ये चुनाव जीत रहे हैं इसलिए वहां क्यों जाना, ये धारणा नहीं बननी चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं कि योगी जी पधारे, पार्टी का भी धन्यवाद कि उन्होंने मेरी बात को माना। सर, ओबीसी पर इस वक्त बड़ा फोकस है, संसद के अंदर बाहर और चुनाव में भी खास तौर से। बीजेपी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी माना जाता था, क्या ये वर्ग अब बीजेपी से नाराज है जब ओबीसी पे फोकस है? लेकिन जब राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से हूं, फिर वो कहते हैं कि अगर कोई वर्ग है तो वो गरीब है। ये जो द्वंद्व है भाजपा के अंदर, आखिर लाइन क्लियर है कि अब ओबीसी के ऊपर बना हुआ है फोकस? मुझे लगता है कि जी हमने कभी नहीं कहा कि हम ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, कांग्रेस ने कहा। आप कांग्रेस के प्रश्न को इस ढंग से मत कहिए। कांग्रेस ने ये बात कही कि साहब पिछड़ों की गिनती की जाए, हमने नहीं कहा। हमने अगले पिछड़े की बात नहीं की, हमने जाति की राजनीति की बात नहीं की। हमारे विचार के साथ जो अगुवाई करने के लिए आया उसको नेतृत्व मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचार का साफ लक्ष्य है हर वर्ग में नेतृत्व चाहिए, प्रखर और सखरता के साथ चाहिए। और इसलिए जब हम पर यह बात कही गई चुनाव के समय, कांग्रेस की नीयत पर सदैव शक है और वो तोड़ने फोड़ने की राजनीति करते रहे। भय हमने समाप्त किया है कांग्रेस का, लेकिन अब लालच और भ्रम भी समाप्त हो जाएगा। और जो गलती कांग्रेस ने की है, राहुल गांधी ने 2 गलतियां की है। एक गलती की कि भाजपा मंदिर बनाएगी लेकिन तारीख नहीं बताएगी, हमने बता दी और हम दीपावली मनाएंगे। दूसरी उनने गलती की है कि साहब गिनती करनी चाहिए, तो हमें पूछने का अधिकार है कि जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक कितने प्रधानमंत्री पिछड़े हुए, तो एक ही हुए नरेंद्र मोदी। जो हमने नहीं कहा, हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो अगर जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक प्रधानमंत्री जितने हैं उसमें अकेले नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमने जाति की बात नहीं की। मध्य प्रदेश में जब वो एक बात चलाते हैं तो मैं पूछता हूँ, रविशंकर शुक्ल जी से लेकर शिवराज जी तक कितने मुख्यमंत्री पिछड़े हुए? उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। तो फिर ऐसी बातें उन्हीं ने शुरू की, तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता दशकों की मांग है पिछड़ों की, कांग्रेस ने नहीं दी, मोदी सरकार ने दी, ये हमें बताना पड़ेगा। अगर आज वर्तमान में जो सांसद चुने गए हैं भाजपा के, तब तो हमने अगड़ा पिछड़ा नहीं किया। अगड़ा पिछड़ा करने वाली सापा, जनता दल, फला जितनी पार्टियां वो हो सकती हैं, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। लेकिन हमें ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज भी हमने बिना जाति की बात कहे 27% सांसद हमारे पिछड़े हैं, और देश में जितनी विधानसभा में हमारे एमएलए हैं वो 30% से ज्यादा पिछड़े हैं। तो हमने आरक्षण के बगैर भी प्रतिनिधित्व दिया है, समाज में नेतृत्व पैदा किया है। ये तो हमारी विचारधारा है। इसलिए हम जाति का भेद किए बगैर जातियों में नेतृत्व सबल हो, ये हम हमेशा करते रहे। तो ये तो हमारा विचार है कि ताकि समाज मजबूत हो। लेकिन बात जाति समीकरणों पर और कांग्रेस की सोच पर प्रहलाद पटेल सवाल खड़ा कर रहे हैं, पर महिला आरक्षण नई संसद को एक यादगार बनाने के लिए था, या फिर इतना जो पेंडिंग कर दिया गया है ये कोई और दूरदर्शिता का परिचय है? महिला आरक्षण क्या ओबीसी के अंदर भी कोई मायने रखता है? मैं आपको धन्यवाद दूंगा इस प्रश्न के लिए। महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान की रक्षा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हम 2000 साल पहले के भारत को देखना चाहते हैं जहां मातृसत्ता सर्वोच्च स्थान पर रही है। शौचालय पहली सीढ़ी है, गैस कनेक्शन दूसरी सीढ़ी है, जल जीवन मिशन तीसरी सीढ़ी है, महिला आरक्षण चौथी सीढ़ी है। इसके पहले कभी कांग्रेस ने इन 4 पैरामीटर्स पर काम किया हो तो आप बताइए। जब आप उनको सरल जिंदगी देंगे और उनको जीवन का अधिकार देंगे, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, बच्ची पैदा हो, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक जाए, सरकार उसके साथ में खड़ी है। लाडली बहना भी उसी का एक प्रयोग है। तो मुझे लगता है कि यदि हम ये बात मानते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमें काम करना चाहिए तो करके दिखाना होगा। कांग्रेस के लिए हम तुलना के लिए तैयार हैं, लेकिन आरक्षण जब परिसीमन होगा तभी तो होगा, परिसीमन के बगैर आरक्षण नहीं होगा।
लेकिन 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, 28 में जब होंगे तो 1/3 महिलाएं मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक बनकर बैठेंगी। 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा, 1/3 सांसद महिला बनकर बैठेंगी। और इसलिए मुझे लगता है कि बीच में भी कोई चुनाव अगर 25 के बाद होगा या 24 के बाद होगा तो उसमें ये रेशियो रहेगा, वहां पर वो इम्प्लीमेंट होगा। तो ये तो खुली किताब है, इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी, महिलाओं का सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं, लेकिन एक महिला बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, कोई उनको हेलीकॉप्टर तक नहीं मिलता, वो प्रचार करने अगर जाना चाहती हैं और उनको सभा तक कैंसिल करना पड़ता है, फिर मोबाइल से सभा संबोधित करती हैं। तो क्या महिला सशक्तिकरण में उमा जी को शामिल नहीं कर रही भाजपा? मुझे लगता है कि पहले हमें नीतीश कुमार के बयान पर चर्चा करनी चाहिए, जिसके लिए देश चिंतित है। कल जो ने बिहार की विधानसभा में कहा, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। डिबेट इन पर होगी, व्यक्तियों पर नहीं होगी। डिबेट इस पर होगी जब राजद ट्वीट करता है उसी को लेकर, जिन शब्दों का मेरे जैसे लोग उल्लेख नहीं कर सकते। डिबेट इस पर होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, महिला सशक्तिकरण का मतलब है, और जो पदों पर पहुंच गए हैं, जिस क्रीमी लेयर की परिभाषा होती है, उसके पहले मैं उनमें से हूं जो 91 में मैंने कहा था मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूं। कुछ लोगों को इन बातों से बाहर आ जाना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन जिन बातों की आप बात कर रहे हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उन सारी चीजों का लाभ ले रहे हैं जिनका आप विरोध करते हो। तो कभी कभी आपकी पार्टी के अंदर भी मतभिन्नता होती है क्या इन चीजों को लेकर? मैं नहीं मानता कि इस पर कोई टकराने की जरूरत है। हम जब कभी परिवारवाद की बात करते हैं तो परिवारवाद हम परिभाषा सब अपनी सुविधा से तय करते हैं। लेकिन मैं इसलिए दम से बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे भाई ने कदम उठाकर मुझे और संबल दिया है। मैं इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि मैंने 34 साल पहले जो बात कही थी, अगर मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेने दूंगा, मैंने नहीं लेने दिया। इसलिए मैं दम से बोल पा रहा हूं। सबको प्रमाणित करना होगा कि जो वो कहते हैं उस पर कायम रहते हैं कि नहीं। ये सब पर लागू होता है, वो मेरी पार्टी और दूसरी पार्टी नहीं होती है। इसलिए जब कभी हम जागरण का काम करते हैं तो हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। दुनिया भर की बातें नहीं करना चाहिए कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो कंफर्ट मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को एक दिन में 3-3 सभाएं करना पड़ रहा है। तो ऐसी क्यों स्थिति आई कि पहली बार प्रधानमंत्री जो है वो एक दिन में 3-3 सभाएं करने मध्य प्रदेश आ रहे हैं? आप दूसरी तरफ क्यों नहीं सोचते हो कि पहला प्रधानमंत्री कभी देखने नहीं मिलता था? हमारा प्रधानमंत्री जमीन पर आकर लोगों से मिल रहा है। कार्यकर्ता से पूछिए भारतीय जनता पार्टी के, जिनके सामने मिलकर एक एक आदमी उनसे मिलता है। 40 से 50 कार्यकर्ता रिसीव करने के लिए उनसे मिलते हैं, पर्सनल छोड़ने के लिए 50 लोग मिलते हैं। उस कार्यकर्ता की जिंदगी में एक लक्ष्य है कि मोदी से मेरा संवाद होगा कि नहीं होगा। दुनिया का नेतृत्व जिस नेता के सामने झुकने के लिए और ऑटोग्राफ लेने के लिए तैयार है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लालच इतना तो है ही कि वो चाहता है कि मोदी जी के साथ मुझे मिलना हो जाए, मेरा फोटो हो जाए। और ये अवसर प्रधानमंत्री दे रहे हैं। इतना बड़ा आदमी सुरक्षा का इतने बड़े घेरे के बाद वो जिन परिस्थितियों में जनता के बीच जा रहे हैं, उनका अभिनंदन होना चाहिए, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं रखना चाहिए। प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा या अटल जी, व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा देश, क्या अब बिल्कुल रिवर्स है? व्यक्ति ही बहुत कुछ मायने रखता है। इसीलिए सवाल यह है, इसीलिए एक चेहरे पर कई चेहरे लगा दिए, कई चेहरों पर एक चेहरा लगा दिया गया है। मुझे लगता है कि ये गलत इंटरप्रिटेशन। पूरी दुनिया जिस नेतृत्व के का लोहा मानती हो, उस नेतृत्व को हमें स्वीकार करने में गर्व है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक है कि जब दुनिया जिसका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो ये अवसर है। हमारे पास नेता है। अब कांग्रेस या अन्य पार्टी के पास नेता नहीं है तो ये हमारी समस्या नहीं है। और इसलिए ये कतई इंटरप्रिटेशन ये ठीक मैं नहीं मानता, बल्कि मैं मानता हूं कि हम गर्व करते हैं। जब सद्य अटल बिहारी वाजपेयी थे तो अटल बिहारी वाजपेयी का हम नाम लेते थे। आज नरेंद्र मोदी जी है तो नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर निर्विवाद स्वीकार और अनिवार्य है नरेंद्र मोदी। निश्चित रूप से व्यक्ति, देखिए अभी भी व्यक्ति, हमारे थीम वही है कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। और ये बात नरेंद्र मोदी जी करके दिखाते हैं। प्रहलाद जी, जब आप लोगों को मंत्री रहते हुए मैदान में उतारा जा रहा था, भरोसे में लिया गया था या सीधे सूचना दी गई थी कि सोचिए मत, आगे बढ़िए? और क्या इसके साथ वो जिम्मेदारी भी क्षेत्र विशेष की दी गई है या कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दी? आप महाकौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं, बुंदेलखंड का भी करते हैं, या अतिरिक्त जिम्मेदारी भी प्रहलाद जी को साथ में टिकट के साथ सौंपी गई थी क्या? मुझे लगता है कुछ चीजें आप लोगों से क्यों बताई जानी चाहिए।
हमें भी 1 महीने से ज्यादा उम्मीदवार बने हो गए हैं। चीजें लगभग मैं कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ। अब मुझे लगता है अब तो हमें 17 तारीख की बात करनी चाहिए कि बढ़िया त्योहार आ गया है, कल दीपावली, उसकी शुभकामनाएं। धनतेरस निकल गई है, दशहरा की राम नाम हमने कर ली है। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, समस्या उनके सामने है कि वो दीपावली कैसे मनाएंगे। हम तो 3 दीपावली मनाएंगे, एक कल तो हमारे पुरखे मनाते रहे, एक 3 दिसंबर को जब 5वीं बार सरकार बनेगी, और तीसरी महादीपावली होगी 22 जनवरी को, जब प्रधानमंत्री 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में करेंगे। तो मुझे लगता है देश क्या, पूरी दुनिया मनाएगी। यहाँ चुनाव है, बाकी जगह तो चुनाव नहीं है। इधर दुनिया में भी चुनाव नहीं है, लेकिन दुनिया का हिंदू भी उस दिन महादीपावली मनाएगा। प्रहलाद जी, आपने कहा कि जब राम मंदिर का लोकार्पण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो महादीपावली मनाएंगे। आपने जब चुनावी राजनीति शुरू की थी उस समय मंडल वर्सेस कमंडल चल रहा था। 40 साल बाद क्या देश फिर वही उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि एक तरफ तो राहुल गांधी हैं और इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल हैं जो बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं। तो क्या मंडल 2 वर्सेस कमंडल 2 है ये चुनाव? देखिए, राम के नाम पर हमने वोट कभी नहीं मांगा, राम के नाम पर हमें वोट मिला। 2 बातों में फर्क है। और इसलिए हमने, जब हम विरोध में थे तब भी जय श्री राम कहते थे, जब सरकार में है तब भी जय श्री राम कहते हैं। आने वाली पीढ़ी को भी यही आह्वान देकर जाएंगे कि राम हमारी जीवन शैली है। पैदा होते भी राम राम होता है और मरने के बाद शव यात्रा में भी राम नाम सत्य होता है। हमारे को हम उससे हटा नहीं सकते। कांग्रेस ने ऐतिहासिक भूल सोमनाथ के मंदिर के निर्माण से की थी, तो लगातार 75 साल वो करते रहे। तुष्टीकरण के कारण उनका जो अंधापन था वो आज उन्हें मजबूर कर रहा है, और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो शपथ पत्र दिया उसका जवाब कोई कांग्रेस का नेता दे नहीं सकता। आप जब राम के अस्तित्व को नहीं मानते तो मुझे ये पूछने का अधिकार नहीं है कि आप दीपावली क्यों मनाते हो, पर मुझे ये पूछने का अधिकार है कि आप राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमने कभी एक अधिकार नहीं बताया, राम तो सबके है। जब दुनिया में जो, यहाँ तो वोट की बात है, दुनिया में रहने वाले हिंदू के सामने तो वोट का संकट नहीं है, तो लेकिन राम के आदर्श को आप अस्वीकार कर दें और राम सेतु को भी अस्वीकार करते कि वो मानव निर्मित नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा का अपमान और हमारी विरासत का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल बिना विरासत के नहीं हो सकता। ये हमें फर्क है जो कांग्रेस के पास नहीं है। चलिए, प्रियंका गांधी भी राम का नाम लेके वोट मांग रही हैं, वो भी कह रही हैं अपने प्रचार में। लेकिन एक बात और है यहाँ पर, यदि राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र सरकार को 90 अफसर चला रहे हैं, उनमें से दलित कितने, ओबीसी कितने, तो वो गलत कहते हैं। आप लोग कहते हैं कि ये गलत सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यदि हम आपके जो सबसे बड़े नेता की बात करते हैं, तो उनने जब आपका मंत्रिमंडल बना, उनने सबसे पहले गिनाया कि हमारे इतने ओबीसी मंत्री हैं। जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने तो आपने कहा कि हमारे दलित राष्ट्रपति हमने बनाया। अभी अभी इस चुनाव में आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि सूचना आयुक्त भी हमने एक दलित वर्ग का बनाया, राष्ट्रपति हमने जो है आदिवासी वर्ग की बनाई। तो ये जातिवाद की राजनीति या कास्टिज्म को बढ़ावा देने में आप लोग का भी तो बराबरी से योगदान है। नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। जब आप आजादी के 75 साल में किसी वनवासी को आप सर्वोच्च स्थान नहीं दे पाते हैं, और जब हम देते हैं, हमने 3 राष्ट्रपति निर्वाचन में हमारी भूमिका रही है। पहले कलाम साहब, महामहिम रामनाथ कोविंद जी, और अब महामहिम वर्तमान में है, तो हमने 3 दिए। हम पर क्या आरोप था, कांग्रेस क्या बोलती थी, भाजपा आएगी तो आरक्षण छिन जाएगा, ये भय की राजनीति करती रही दशकों तक। मुसलमान से कहते रहे कि अगर भाजपा आ जाएगी तो आप यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। ये हमने नहीं कहा। हमने पिछले 4-5 दशक में कांग्रेस के इस बिहेवियर को देखा है, देश ने भी देखा है, और इसलिए जब हमको मौका मिला तो हमने योग्यता देखी। और ये सच है कि एक तरफ तो आप बरगराते रहे लोगों को, लेकिन आप लोगों को अवसर नहीं दिए। अवसर तो हमने दिए, ये तो सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि हम इन बातों पर गर्व करते हैं, और इसलिए इसको आप जातिवाद नहीं कर सकते। प्रतिनिधित्व देने की बात को मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम हर वर्ग के नेतृत्व को प्रखरता देने वाले लोग हैं। समाज जीवन में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस समाज वर्ग से नेतृत्व पैदा हो, वो उसकी अगुवाई करे, वो अपने योग्यता के आधार पर मुकाम हासिल करे। तो भारतीय जनता पार्टी ने वही किया जो भारतीय जनता पार्टी कहती रही है। जब कोई पूछता है तो याद दिलाना पड़ता है कि मतलब कांग्रेस आपको खेलना, आदिवासियों का वोट लेती रही, लेकिन आदिवासी को राष्ट्रपति कभी नहीं बनाया, ये कहने का अधिकार हमको है। चलिए, आप लोग जो एक साथ के नेता हैं जो आज चुनाव मैदान में हैं, आपने कहीं कहा है अभी कि आप में से सबसे ज्यादा लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान है।
सबसे ज्यादा जनता से जुड़े हुए नेता आपने उनको कहा है, तो क्या अब यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री की रेस में क्या वही पहले होंगे या आप लोगों के बीच में कोई होड़ लगने वाली जो है? काम पार्टी को करना है उसको पार्टी को करने दीजिए। मैंने पहले कहा ना कि अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती है, पर सच बोलने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो लड़ाने की कोशिश कर रही थी, परसेप्शन बिगाड़ने का काम कर रही थी, उससे टूट गया। पर सच कहने में क्या बुराई है? ऐसा सच कभी कांग्रेसी भी बोलते तो अच्छा रहेगा। लेकिन प्रहलाद पटेल की गिनती बिल्कुल बिना लाग लपेट बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। प्रहलाद जी ने प्रभु जी की बात को तो छोड़ दिया कि पार्टी छोड़ेंगे, पर क्या मुख्यमंत्री विधायक दल से ही होना चाहिए? विधायक होना चाहिए, चुनाव जीता है, मंत्री हो, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहा हो, कुछ भी हो। मैं बात कर रहा हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये डिबेट आप लोग करिए, इसके लिए प्रहलाद पटेल के कंधा तलाशने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के फैसले के लिए 3 दिसंबर का इंतजार आपको भी करना पड़ेगा, इस राज्य को भी करना पड़ेगा। इसलिए तो प्रहलाद जी को परफेक्ट पॉलिटिशियन कहते हैं। सर, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी, ये चुनौती है कांग्रेस के आपके लिए, या कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बड़ी चुनौती मान रही है? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जो अपने इंडिया गठबंधन के लोगों को समेट कर नहीं रख पाए, ये बात हमने कही थी। क्या हालत है मध्य प्रदेश में? सापा लड़ रही है और जो वो भाषा बोल रही है, कांग्रेस को आईना दिखा रही है। जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं महिलाओं के बारे में, कांग्रेस चुप है। जो मुद्दों पर चुप हो जाए, बाकी समय तमाशा खड़ा करते रहे, ऐसे लोगों को जनता पहचानती है। ये 2 लोगों के आपने नाम लिए हैं, कमलनाथ थके हुए नेता है, और इसलिए मुझे लगता है, और ये परिवारवाद से इतने ग्रस्त लोग हैं, मैंने कहा था कि ये तुष्टीकरण में अंधे हो गए और परिवारवाद में पागलपन की सीमा को पार कर गए। और इसलिए मुझे लगता है कि वो बच्चों को नेतृत्व पार्टी कांग्रेस का कौन करेगा, झगड़ा इस बात का है। दूसरी पंक्ति का किसी नेता का फोटो छपा हो मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का तो नाम बता दीजिए। कमलनाथ जी को तो आपने दौड़ से बाहर कर दिया, उनके खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे आप। पर दिग्विजय सिंह के साथ कम से कम जब सनातनी की बहस होती है, नर्मदा परिक्रमा पर, वो आपसे सलाह लेते हैं। जब वो निकलते हैं कि आपसे पूछते हैं कैसे करना, तो दिग्विजय सिंह के बारे में प्रहलाद जी की सोच क्या है? दिमाग उन्हीं का पीछे चल रहा है, वही एक चुनौती है? कार्यकर्ता उनके साथ है या हाईकमान का भी उनको बर्दाश्त है? मैं नर्मदा के बारे में कोई राजनीति नहीं करता। लेकिन अभी एक वीडियो जारी हुआ है आपके प्रचार में, बहुत बढ़िया वीडियो, जिसमें आपका उसमें इतिहास बताया गया है कि आप नर्मदा परिक्रमा पे गए, किस तरीके से आप संत स्वभाव के हैं, सारी बातें उसमें कही गई हैं। आपकी नर्मदा परिक्रमा और दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा में क्या अंतर है? मैं इसमें तुलना कभी नहीं करूंगा, इस जन्म में संभव नहीं है तुलना करना। परिक्रमावासी। दूसरा जो है, आपके कैरेक्टर पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई आर्थिक आरोप कभी नहीं लगा, लेकिन एक चर्चा जरूर चलती है जब भी अब ये बात आती है कि मुख्यमंत्री की रेस में आप भी हैं, कि साहब कहीं ऐसा ना हो कि प्रहलाद जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रहलाद जी का अपराधियों को संरक्षण रहता है, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो क्या है, कितनी सच्चाई है? देखिए, ये परसेप्शन किसी का बनता और बिगड़ता है, इससे प्रहलाद पटेल को कोई फर्क पड़ता नहीं। और ये कोई बनाने की कोशिश करे या बिगाड़ने की कोशिश करे, इसकी परवाह प्रहलाद पटेल ने कभी नहीं की है। जो सामने दिखता है, जो आप करते हैं, वो समाज को पता होता है। मुझे बहुत उपाधियां मिली हैं जीवन में, तब भी मैंने कभी आपत्ति नहीं की है। लेकिन जब कोई पत्रकार ये प्रश्न पूछता है तो मुझे अपमान लगता है, ये बात सही लगती है। नहीं, मैं इसका जवाब मैं आपसे चाहता था कि ये बहुत, मैं कह रहा हूं ना, मैं अपमान महसूस करता हूं इस प्रश्न पर, क्योंकि मेरा जीवन, सार्वजनिक जीवन 40 साल का है और मैंने उन लोगों से लड़ाई लड़ी है जिनके नाम से लोग थर्रा जाते हैं, और इसलिए मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये प्रश्न 40 साल बाद मुझसे पूछा जाता है, मुंह में डाल के आपके, तो ये मेरा अपमान है, ये मैं मानता हूं। प्रहलाद जी, भाजपा में कुछ 2-3 मिनट की बातचीत और है। भाजपा में वचन पत्र, संकल्प पत्र जो भी आते हैं, ये मायने रखते हैं सर? ये या सब कुछ घोषणाओं का ऐलान हो चुका है? ये कितना महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है? हमारे अतीत के जितने भी संकल्प पत्र हैं, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि जो हम कहते हैं वही करते हैं। यही हमारा आधार भी यही है, और इसलिए हम कहते हैं विकास और विरासत दोनों को साथ लेके चलते हैं, और जो हम संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं, और समय के भीतर पूरा करते हैं। हम भूमि पूजन भी हम ही करते हैं और लोकार्पण भी हम ही करते हैं, इसलिए हम कह पाते हैं।